का नाम एक मोदीलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों को समेटे तैयार है मनी सेंट्रल। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू हो उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी फ्री राशन स्कीम पर। क्या सरकार के भीतर ही है असहमतियां? अमेरिकी कंपनी ओरेकल ने भारत में किसे दी रिश्वत? क्यों बढ़ रही है मनरेगा में काम की मांग? अब कैसे दिया जाएगा रुपए को सहारा? क्या नई रणनीति बन रही, इस पर चर्चा करेंगे। कहां तक पहुंची रूसी तेल पर कैपिंग की बात? और यूके का वित्तीय संकट कितना गहरा, ये आज की हमारी आखिरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर होगी। त्योहारी मांग और सरकार की तरफ से फ्री राशन स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाए जाने के बाद गेहूं की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बुधवार को 2525 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दर्ज किया गया है, जो सितंबर में अब तक का सबसे ज्यादा भाव है। सितंबर में निचले स्तर से गेहूं की कीमतें करीब 2% अब तक बढ़ चुकी हैं। फ्री राशन के तहत हर महीने सरकार 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज देती है और उसके लिए सरकारी स्टॉक से अनाज की सप्लाई होती है। इसके अलावा कीमतें बहुत ज्यादा ना बढ़ें, इसके लिए खुले बाजार में भी सरकार को स्टॉक में से अनाज देना होता है। अनाज का जो स्टॉक है वो 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है और यही वजह है कि गेहूं की किल्लत होगी ऐसी आशंका गहरा रही है, जिसकी वजह से कीमतों को लगातार बल मिल रहा है बढ़ने के लिए। सर, गेहूं की कीमतों को पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें थाम के रखा जा सके, इसके लिए तमाम कोशिशें हुई, लेकिन ये कामयाब होती क्यों नहीं दिखी? शुभम, सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो कल आया उससे था, और कल जब हम लोग मनी सेंट्रल में इसको डिस्कस कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने इस बात के संकेत दिए थे कि मुफ्त अनाज की स्कीम को आगे बढ़ाए जाने का असर हमें बाजार में कीमतों पर दिखाई देगा। और आज ही हमारे पास ये जानकारी है कि वीट की कीमतें 70 से 80 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ चुकी हैं और इनमें आगे बढ़ोतरी की संभावना रहने की दिख रही है। ये तब है जब सरकार ने पहले गेहूं के आयात के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, फिर आटे और गेहूं के उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया है। वित्त मंत्रालय की चिंता शायद इसी बात को लेकर थी। कल वित्त मंत्रालय की तरफ से सरकार से यह कहा गया कि अगर भारत में अनाज के भंडार सीमित हैं और उनको अभी अगली गेहूं की फसल तक चलाना है, खरीफ के अनाज भंडार भी खरीफ के उत्पादन में भी कमी की आशंका है, ऐसी स्थिति में मुफ्त अनाज की स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और यह संकेत शायद बाजार तक पहुंचा और बाजार में हमें गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी। वित्त मंत्रालय का यह भी कहना था कि इस स्कीम को अगर लगातार चलाए रखा जाएगा तो लोगों की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये कोविड के दौरान संकट के लिए लाई गई स्कीम थी और इस तरीके की स्कीम चलाते रहना लंबे समय तक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण इशारा मिलता है कि यह फैसला फिर पूरी तरह राजनीतिक रूप से किया गया। अगर वित्त मंत्रालय इस पूरे फैसले से असहमत था, जो ये बता रहा है कि सब्सिडी का बोझ 2-2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है, फिर भी सरकार ने फिलहाल शायद चुनाव को देखते हुए, हालांकि उसे त्योहार की बात कही गई, इस स्कीम में बढ़ोतरी की है, इस स्कीम की अवधि में बढ़ोतरी की। अब इसका असर हमें आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में और अन्य खाद्य उत्पादों की महंगाई पर भी शायद नजर आएगा। सर, क्या यही वजह है कि सरकार के भीतर ही असहमतियां बनती दिख रही हैं? सरकार के भीतर असहमतियों की बड़ी वजह यह है कि वित्त मंत्रालय को यह साल काफी मुश्किल से बिताना है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के पास तमाम अलग अलग स्रोतों से खर्च का दबाव है और उस खर्च के दबाव के बीच में मुफ्त अनाज की स्कीम को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से, व्यय विभाग की तरफ से, खर्च विभाग की तरफ से और यहाँ तक कि नीति आयोग की तरफ से भी लगातार इस बात की सिफारिशें की जा रही थी कि इस तरीके की स्कीम इंडेफिनिट समय तक, मतलब अनंत काल तक आप इसे चलाए नहीं रख सकते। क्योंकि दूसरी बड़ी असहमति की वजह या दबाव की वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी वीट और बार्ले की, सनफ्लावर ऑयल की जो बिग सप्लाईज आती थी या कॉर्न की जो बड़ी सप्लाई रूस और यूक्रेन से आती थी, वो और ज़्यादा प्रभावित हैं। तो चर्चा और चिंता इस बात की थी कि इस स्कीम को आगे चलाए रखने के लिए कहीं आयात की नौबत ना आ जाए, क्योंकि अगर भंडार में भारत के लिए पर्याप्त गेहूं नहीं होगा तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव भी था। अब वो असहमतियां दिख रही हैं, लेकिन फिलहाल सरकार ने इस स्कीम को बढ़ा दिया है। लेकिन इस बात की उम्मीद शुभम कम लग रही है कि दिसंबर के बाद इस स्कीम को जारी रखा जाएगा, यानी ये 3 महीने तक मुफ्त अनाज और शायद मिलेगा। इसके बाद अब ये स्कीम सरकार को बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज आयोग ने अमेरिका की फिनटेक कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन को 2.3 करोड़ रुपए डॉलर से ज़्यादा का जुर्माना ठोका है। क्यों ठोका है? ओरेकल पर आरोप है कि उसने भारत, तुर्की और यूएई में अपना काम निकालने के लिए सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी है। आरोप यह भी है कि ओरेकल की भारतीय इकाई के कर्मचारियों ने डिस्काउंट स्कीम के जरिए ट्रांसपोर्ट कंपनियों के साथ लेन देन किया और जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ ये लेन देन हुआ उसमें अधिकतर हिस्सेदारी भारतीय रेलवे की। सर, किसे रिश्वत दी गई भारत में, कैसे पता चलेगा? ये बड़ा मामला है और ये मामला खुलकर सामने आया और इसके कई सारी परतें जो हमें समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि अमेरिका में एक कानून है जो 1970 के दशक से लागू है, जिसे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कहते हैं। ये कानून अमेरिका का जो SEC है, सेबी का जो काउंटर पार्ट है, और अमेरिका का जो कानून मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो मिलकर इसे लागू करते हैं। ये अमेरिका की अपनी ही कंपनियां जो पूरी दुनिया में रिश्वत देती हैं उनकी पड़ताल करता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि उन्होंने किसी करप्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल तो नहीं किया। भारत का यह मामला थोड़ा चौंकाने वाला और सनसनीखेज है। हालांकि ओरेकल के पीछे इससे पहले भी ओरेकल के खिलाफ आरोप लगते रहे। 2016 से 2019 के बीच SEC ने अपने स्टेटमेंट में बात कही कि 2016 से 2019 के बीच रेलवे और रेलवे से जुड़े हुए कामकाज के लिए ओरेकल ने भारत में रिश्वत दी। ओरेकल के कर्मचारी करीब $67,000 का एक बफर बनाकर रखते थे अलग से अपने अकाउंट से अलग, जिसकी ये ट्रांजैक्शन एक स्प्रेडशीट पर मेंटेन किया जाता था जो स्पेसिफिक सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने के लिए या पेमेंट करने के लिए निर्धारित किया जाता था। करीब करीब ये 3.330 लाख डॉलर के आसपास का पैसे का ट्रांजैक्शन इन पूरे ओरेकल के कामकाज में पाया गया है, जिसमें से $62,000 के आसपास का पेमेंट सेल्स एम्प्लॉयज ने इस ट्रांजैक्शन के लिए किया, जिस पर ओरेकल को इस बात का जिम्मेदार पाया गया है। और ये सब करने के लिए ओरेकल ने बाजार में एकाधिकार और मोनोपोली हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इसमें रेलवे मंत्रालय के, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के साथ ओरेकल के लेन देन को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अपने बयान में चिन्हित किया है और इसी आधार पर इस कंपनी पर अमेरिका में जुर्माना लगाया गया है। सर, इससे पहले भी अमेरिकी कई कंपनियों का भारत में रिश्वत देने के लिए नाम आता रहा है। हाँ, ओरेकल पर भी आता रहा। ओरेकल को 2012 में भी ठीक इसी तरीके से एक बार फाइन लगाया गया था, जब एक और मामले में ओरेकल ने भारत में रिश्वत दी थी। अमेरिका की कई कंपनियां फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस के तहत भारत के मामलों में, हम भारत के स्पेसिफिक मामलों की बात करें, पूरी दुनिया में कई मामलों में हैं। इसमें एक पुराना मामला वॉलमार्ट का है, $282 मिलियन का 2019 का, जिसमें फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत कंपनी पर कार्रवाई हुई थी। इस कानून के तहत कंपनियां SEC के साथ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को जुर्माना चुकाकर इस केस को बंद करवाती हैं, इस केस का सेटलमेंट करती हैं। एंटी करप्शन के आरोप वॉलमार्ट पर भी लगे थे, कॉग्निजेंट पर लगे थे, 2019 में ही आरोप लगे थे। उसमें $25 मिलियन के आसपास के फाइन कॉग्निजेंट को देने पड़े थे। इससे पहले 2016 में ब्राजील की एक प्लेन बनाने वाली कंपनी, एविएशन कंपनी थी एम्ब्रेयर, उस पर भी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर आरोप लगे थे। अब हमें ये देखना होगा कि ये पूरा मामला चूंकि सरकार की कंपनियों से जुड़ा हुआ है और सरकार के साथ ओरेकल डील कर रही है, तो क्या भारत सरकार इस मामले में कोई जांच शुरू करेगी? क्या जानने की कोशिश करेगी कि भारत में जो रिश्वतों का लेन देन हुआ, जिसके लिए करने वाली कंपनी अमेरिका में कानून के तहत जांच के दायरे में आई और उसे जुर्माना देना पड़ा है, भारत में भी क्या उसकी जांच होगी? बिल्कुल, और जांच होनी चाहिए। कोविड का प्रकोप खत्म हो रहा है धीरे धीरे। एक तरफ जो लॉकडाउन लगे थे वो भी अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन नौकरियों की स्थिति अभी कोविड से पहले जैसी नहीं है। क्या है स्थिति? प्राइवेट नौकरियों का क्या हाल है? सरकारी पद कितने खाली पड़े? आपको सब कुछ बता रही है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना खत्म हो रहा है, लॉकडाउन का दौर समाप्त हो गया है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से गई नौकरियां अभी तक वापस नहीं लौट पाई हैं। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी वैसी नौकरियां नहीं हैं जैसी कोरोना के पहले के दौर में थी। बीते अगस्त के दौरान तो बेरोजगारी दर 1 साल के ऊपरी स्तरों पर रही है और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़ी है। अगस्त के दौरान देश की कुल लेबर फोर्स की संख्या 40 लाख बढ़कर 43 करोड़ दर्ज की गई। हालांकि जुलाई के दौरान हालात में कुछ सुधार था। जुलाई में रिटायरमेंट फंड EPFO के सदस्यों की संख्या में 24% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
लेकिन इस बढ़ोतरी की वजह 2021 में जुलाई के छोटे बेस को भी माना जा रहा है। कृषि क्षेत्र में हालात उतने खराब तो नहीं जितने गैर कृषि सेक्टर में हैं। गैर कृषि सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नौकरियों में हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-22 की 4 तिमाहियों के आंकड़े देखें तो हर तिमाही के दौरान नौकरियों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी घटी है। जून तिमाही में यह हिस्सेदारी 41% हुआ करती थी, जो मार्च तिमाही में 39% से नीचे रही। सरकारी नौकरियों का हाल तो और भी खराब है। खुद केंद्र सरकार ने माना है कि पिछले साल मार्च तक केंद्र के सरकारी महकमों में करीब 10 लाख पद खाली पड़े थे। कोरोना की वजह से लंबे समय से भर्तियां रुकी हुई हैं। ऐसे में अब तक तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो गया होगा, और इसमें राज्यों की सरकारी नौकरियों के खाली पद जोड़ लें तो ये संख्या दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। सेना और अर्धसैन्य बलों में भी लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई हैं और वहां भी भारी संख्या में पद खाली पड़े हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि सेना के तीनों अंगों में 1,35,000 से ज्यादा और अर्धसैन्य बलों में 84,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं। हाल के दिनों में सेना में भर्तियों की प्रक्रिया शुरू जरूर हुई है, लेकिन सभी पद भरने में समय लग सकता है। अर्धसैन्य के खाली पद भी अगले साल दिसंबर तक भरे जाने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर देखें तो नौकरियों का बाजार ठंडा पड़ा हुआ है, फिर चाहे नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। देश के गरीब राज्यों में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग बढ़ती जा रही है, जबकि संपन्न राज्यों में मांग कुछ घटी है। रिपोर्ट की माने तो वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश में मनरेगा के तहत कुल रोजगार की मांग 23.3%, जो टोटल रोजगारों में इतनी हिस्सेदारी है वो 5 गरीब राज्यों की है। इस दौरान 22.6% हिस्सेदारी जो है वो देश के अमीर राज्यों की है। इन आंकड़ों की तुलना अगर आप 7 साल पहले के आंकड़ों से करें तो अमीर राज्यों की हिस्सेदारी 29% से ज्यादा होती थी, जबकि गरीब राज्यों की हिस्सेदारी 15% होती थी। तो जो 15% वाले राज्य थे वो अब 23 पर पहुंच गए। सर, क्या वजह है कि लॉकडाउन खुल गए हैं, जो प्रवासी थे वो अब वापस आ गए हैं, ऐसा लगता है, उसके बाद भी मनरेगा की मांग कम क्यों नहीं हो रही? मनरेगा के रोजगार बढ़ने का आंकड़ा हमें रूरल डिस्ट्रिक्ट का, ग्रामीण इलाकों में जो इनकम का संकट या आय का संकट बना हुआ है वो लगातार गहराता हुआ दिख रहा है। जो जिस बात की संभावना थी कि अगर शहर खुलेंगे और शहरों में कंस्ट्रक्शन और बाकी एक्टिविटी शुरू होंगी तो गाँव से लोग वापस काम के लिए आएंगे और गाँव से पैसों का शहरों को, गाँव से गाँव को पैसों का ट्रांसफर, हस्तांतरण फिर शुरू होगा, वैसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप आंकड़ों को करीब से देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि महंगाई हटाकर 2018 से लेकर 2022 के बीच में रूरल इनकम में दरअसल महंगाई को शामिल करने के बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, -1.6% का, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई रूरल वेजेस में, ग्रामीण इलाकों के में लोगों की कमाई में, और उसका सीधा असर हमें बाकी सारी चीज़ों पर दिखाई दे रहा है। मनरेगा की मांग गरीब राज्यों में पहले से भी ज़्यादा थी, लेकिन अब वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रवास या पलायन हुआ है। हमने देखा था कोविड के दौरान, और जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था वो भी उन्हीं राज्यों में हुआ था, तो वहाँ वो काम उपलब्ध नहीं है और शहरों की तरफ वापस आने की संभावना भी शहरी अर्थव्यवस्था में हमें नहीं दिखाई देती। इस आंकड़े का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा, और ये आंकड़ा उस समय आया है जब हम फेस्टिव सीजन की तरफ जा रहे हैं और भारत की कंपनियों को इस त्योहारी मौसम में सबसे ज़्यादा मांग की उम्मीद रूरल इकोनॉमी से है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। वहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक और आंकड़ा हमें परेशान करने वाला है, जो लगातार हम मनी सेंट्रल में चर्चा में लाते रहे, वो रूरल महंगाई का है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई की दर भी शहरी इलाकों से ज़्यादा बनी हुई है लगातार, और वो महंगाई की दर और उसके बाद मनरेगा की मांग हमें ये बता रही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी गांव में अभी जो इनकम पर या आय पर दबाव है वो बना हुआ है, रूरल डिस्ट्रेस ख़त्म नहीं हुआ है। मनरेगा की मांग पर त्योहारी सीज़न के बाद अब खरीफ की कटाई का सीज़न आएगा और खरीफ की कटाई के सीज़न के दौरान शायद मनरेगा की मांग में कुछ कमी आएगी, क्योंकि खेतों में काम शुरू होगा। लेकिन अगर आप पूरे साल का ट्रेंड देखें तो हमें डिमांड जो है वो 23-24% के आसपास बनती दिखाई देती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात शुभम है कि 23-24% की मांग के बावजूद जो मनरेगा के तहत काम मिलने की औसत दर है साल की, वो घटकर तो अब 30 दिन और 35 दिन के आसपास भी आ गई। बहुत सारे राज्य 40 दिन का और 45 दिन का भी काम नहीं दे पा रहे हैं, जबकि 180 दिनों का काम देने की साल की शर्त थी। अब बात रुपए की।
रुपए को टूटने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से भविष्य में डॉलर की ज्यादा बिकवाली होने की संभावना अब घट गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि रुपए के बचाव के लिए वे डॉलर की बिकवाली के हक में नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड को वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि रुपया जिस स्तर तक जाना चाहता है उसे जाने दीजिए और उसके लिए फॉरेक्स दर को नहीं घटाया जा सकता। उधर समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक पोल में कहा है कि इस साल के अंत तक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 23 अरब डॉलर की और गिरावट आ सकती है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में कुछ रिकवरी दिखी। दिन के दौरान कारोबार के दौरान 81 रुपये 58 पैसे तक का स्तर छू लिया था रुपए ने, लेकिन अब फिर एक बार रुपया 81 रुपये 90 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। सर, अब सरकार की और रिजर्व बैंक क्या रणनीति अपनाते दिखेंगे आने वाले दिनों में रुपए को सहारा देने के लिए? कल हम लोगों ने अपने मनी सेंट्रल में इसी पर चर्चा की थी कि रुपया बचाएं या डॉलर, और यह सबसे बड़ी दुविधा हमको बैंक स्ट्रीट से लेकर नॉर्थ ब्लॉक तक दिखाई देती है। और अब इस तरीके के संकेत मिलने लगे हैं कि रुपया बचाने के बजाय डॉलर बचाने की जद्दोजहद शुरू होगी। अभी वो डॉलर बचाने की जद्दोजहद सीधे आयात रोकने के उपायों तक जाएगी, इस बात की संभावना कम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को अंदर से यह रियलाइज होने लगा है कि विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट इस दौर में, रुपए की इस गिरावट के दौर में रिकॉर्ड रफ्तार से हुई है। यदि आप 2013 की तुलना में देखें या उससे पहले के 5-6 सालों के दौर पर देखें, जब भी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं और डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है और करेंसीज में कमी आती है, भारत के लिए ये साल अन्य पिछले अनुभवों की तुलना में ज़्यादा खास और ज़्यादा चिंताजनक इसलिए है कि रुपया उतना नहीं गिरा है जितनी तेजी से विदेशी मुद्रा भंडार गिरा है। और सरकार के कहने पर या आरबीआई ने अपने मन से करीब $100 बिलियन अभी तक बाजार में लगा दिए हैं रुपए को बचाने के लिए। रुपया थोड़े समय तक के लिए 80 तक रुक पाया, लेकिन अब वो 82 की तरफ गति करता दिखाई दे रहा है। आज भी हमने बाजार में रिजर्व बैंक की तरफ से थोड़ा सा इंटरवेंशन देखा, डिमांड सप्लाई का मिसमैच देखने के लिए थोड़ा रुपए को राहत मिली डॉलर इंडेक्स में हल्की सी गिरावट के कारण, लेकिन शाम तक लगभग रुपया उसी तरफ बढ़ गया जहां वो कल बंद होने के जहां कल वो बंद हुआ था। जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उस हिसाब से ये दिखाई दे रहा है कि दिसंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 से 540 बिलियन डॉलर के आसपास के करीब पहुंच जाएगा। 523 बिलियन डॉलर के जो रेंज पूरा मिलेगा 500 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर 23 बिलियन डॉलर की गिरावट और संभावित है विदेशी मुद्रा भंडार में, तो रुपए को बचाने से ज्यादा सरकार को अब बड़ी चीजों पर ध्यान देना होगा। इस बात के भी संकेत हमारे सामने हैं कि इस साल भारत का चालू खाते का घाटा और ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड लेवल पर रहने वाला है, और उन दोनों की वजह से रुपए पर आने वाले समय में और ज्यादा दबाव बनेगा। शायद सरकार की स्ट्रेटजी रहेगी कि अगर हमारे पास आने वाले 3-4 महीनों में जब ब्याज दरों में अमेरिका में और बढ़ोतरी होगी, डॉलर इंडेक्स में और ज़्यादा मजबूती आएगी, उस समय अगर रुपए की को मदद की ज़रूरत हो तब बाजार में हस्तक्षेप किया जाए। अभी रुपए को धीमे धीमे अपना स्तर लेने दिया जाए, और इसलिए 82 रुपए के डॉलर के लेवल हमको या संभावनाएं हमें बनती दिखाई दे रही हैं। सर, कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, कल आरबीआई की पॉलिसी आएगी। क्या लगता है आपको, क्या रुपए को संभालने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? अब आरबीआई से हमें 2-3 चीज़ों की संभावना पूरी बाजार देख रहा है, क्योंकि कल की पॉलिसी में शुभम इस बात पर ज़्यादा संभावना या निगाहें इस बात पर नहीं होंगी कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करता है। 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी आमतौर पर लोग मान रहे हैं कि रिजर्व बैंक करेगा ही, क्योंकि अमेरिकी बाजार में जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ी हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजर्व बैंक की कल की कमेंट्री या रिजर्व बैंक की तरफ से रुपए को बचाने के लिए कोई नॉन कन्वेंशनल या गैर पारंपरिक रास्ते तो नहीं बताए जा सकते। कुछ ऐसी कोशिशें तो नहीं हो सकती हैं कि जैसे रिजर्व बैंक कुछ ऐसे प्रयास करे जिससे रुपए की गिरावट को रोकने के लिए बाजार में दखल के बजाय आयात रोकने के लिए, डॉलर्स की सप्लाई सीमित करने के लिए इस तरीके के नॉन कन्वेंशनल कदम उठाए जाएं। क्या ऐसे उठाए जा सकते हैं इस तरीके के कदम? हालांकि बाजार को इस बात की बहुत उम्मीद नहीं है, उसको नहीं लग रहा है कि आरबीआई इस तरीके का कोई शॉकर करेगा, लेकिन रिजर्व बैंक जरूर शायद इस बात का संकेत देगा कि वो बाजार में गैर ज़रूरी सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन फिर फॉरेक्स मार्केट में कर्ब करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा शायद कोशिश इसी बात की रहेगी कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के सहारे हमें रुपए को कुछ सहारा दिया जाए। तो कल की बैठक सबसे महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती की रोशनी में रिजर्व बैंक के पास अब उसके तर्कश में ऐसा कौन सा तीर है जो रुपए की या कौन सी ऐसी दवा है जो रुपए की कमजोरी को दूर करने के लिए आगे आजमाई जाएगी। क्योंकि 2 चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट रूप से साफ हैं। एक, अमेरिका
अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी अगले साल तक, और दूसरा डॉलर इंडेक्स की मजबूती में भी कोई कमी आने की संभावना हाल फिलहाल में नहीं दिखाई देती। रूसी कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग को लेकर G7 देशों के प्रस्ताव से भारत दूरी बनाता नजर आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भाव पर कैपिंग भारत की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है, क्योंकि भारत का ध्यान अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने पर है। G7 देश रूस के तेल पर भाव कैपिंग लगाने जा रहे हैं ताकि तेल से होने वाली रूस को कमाई को घटाया जा सके। उधर कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। बुधवार को ब्रेंट का भाव 9 महीने के निचले स्तर से रिकवर होकर फिर से $89 के करीब पहुंच गया। अभी फिलहाल भाव $88 के करीब है। सर, कब तक आ सकती है ये कैपिंग, क्या लग रहा है आपको? यूरोपीय देशों को नवंबर के महीने में, बल्कि अक्टूबर के महीने से इस प्रक्रिया पर आगे बढ़ना है। अब अमेरिका और यूरोप के बीच इस मामले पर चर्चा चल रही है। रूस ने अपनी तरफ से इसका विरोध भी किया है। रूस के साथ खड़े देशों ने भी इससे सहमति नहीं जताई है। रूस ओपेक देशों की बैठक के जरिए इस कैपिंग को रोकने की कोशिश कर सकता है, और इसलिए 5 अक्टूबर को जो ओपेक की बैठक वियना में होगी उसमें हमें इससे के महत्वपूर्ण संकेत मिलेंगे। रूस इसे कैसे रोक सकता है? रूस के रोकने का एक ही तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें थोड़ी और ज्यादा बढ़ें, ताकि दुनिया के देशों पर यह दबाव बने कि वे रूस का तेल जो बाजार में आने से रोक रहे हैं उसे फिलहाल न रोका जाए, क्योंकि कच्चे तेल की मांग अगर आपूर्ति में कमी आती है और कीमतें ऊपर जाती हैं तो पूरी कोशिश इस बात की रहेगी। हालांकि यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं की दृष्टि से देखें तो यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की तरफ खिसक रही हैं। उन्होंने अपने लिए एनर्जी के इंतजाम कर भी लिए हैं। ऐसी स्थिति में यूरोप ये चाहेगा कि पुतिन पर आने वाले महीनों में दबाव और बढ़ाया जाए, क्योंकि रूसी सेना के भीतर जिस तरह की स्थिति है, पुतिन जिस तरह से मोर्चा छोड़ रहे हैं और जिस तरीके का दबाव रूस की अर्थव्यवस्था पिछले युद्ध से महसूस कर रही है, उसमें रणनीतिक रूप से पुतिन पर और दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप के देश इसे और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पर बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ओपेक देशों के बैठक के बाद अगले 15 दिन में 20 दिन में कच्चे तेल की कीमतों का क्या रुख रहता है? क्या रुख है? सर, अगला बड़ा सवाल ये कि कैपिंग लग जाएगी, आप बता रहे हैं कि अगले महीने से इस पर बातचीत शुरू हो जाएगी, आगे बढ़ना शुरू कर देंगे देश। क्या इसके बाद भी भारत को सस्ता तेल मिलता रहेगा? ये कहना मुश्किल है। हालांकि भारत ने हाल फिलहाल में हम 1 महीने में रूस से सस्ते कच्चे तेल के आयात में कमी की है, और अब वापस जो मुख्य मिडिल ईस्ट के सप्लायर हैं उनकी तरफ भारत बढ़ चुका है और वहाँ से ज़्यादा तेल का आयात हो रहा है। इस बार तेल को कैपिंग के बाद तेल खरीदना भारत के लिए थोड़ी दुविधाजनक स्थिति, और इसीलिए शायद भारत ने आधिकारिक रूप से भी ये बात कही है कि वो तेल की पर कैपिंग करने के पक्ष में नहीं। उसकी वजह ये कि इस बार रूस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है, और प्रतिबंध लगेगा शिपिंग कंपनियों और बीमा कंपनियों के जरिए जो शिपिंग को फिनांस करती हैं। भारत अगर चाहे भी तो उसे इस कच्चे तेल को मंगाने के लिए उन शिपिंग कंपनियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो शायद कैपिंग के बाद तेल उठाने को तैयार नहीं होंगी। इसलिए, और या वो कच्चे तेल की कैपिंग के ऊपर जाने वाली कीमत पर तेल की आपूर्ति नहीं करेंगी, और इसलिए शायद भारत ने अपनी स्ट्रेटजी भी पिछले 1 महीने में बदली है और तेल के जो अपने पुराने सप्लायर हैं उनकी तरफ देखना शुरू किया है, तेल को लेकर और गैस को लेकर भी। तो अगर ये कैपिंग आती भी है तो पहली चीज़ तो ये कि इस कैपिंग को लागू करना दुनिया के देशों के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या रूस इस कैपिंग की प्रक्रिया से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों की बढ़ोतरी को ताकत तो नहीं देगा, क्योंकि 1 लाख बैरल के उत्पादन में कमी का संकेत रूस भी दे रहा है। और अगर आप 50,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन की कमी ओपेक देशों की और रूस की जोड़ लें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कहाँ पहुँचेंगी, किस ऊंचाई तक जाएंगी, ये भी अंदाज करना मुश्किल है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड जटिल रास्ता होने वाला है। भारत ने अपने विकल्प दूसरे देशों से आयात के भी खुले रखे हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब किसी देश को एक निर्धारित मात्रा में निर्धारित कीमत पर ही चीज बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है, सामान बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये कैसे लागू होगा, इस पर हमारी भी और पूरी दुनिया की निगाहें हैं। चलिए, अगली खबर बैंक ऑफ इंग्लैंड से। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि वित्तीय बाजार की स्थिरता के लिए वह लंबी अवधि वाले सरकार के अधिकतर बॉन्ड्स को खरीदेगा। ये खरीद 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बैंक ने यह भी कहा है कि वह अगले हफ्ते से शुरू होने वाले 838 अरब पाउंड के बॉन्ड की बिकवाली के कार्यक्रम को कुछ समय के लिए टाल रहा है। यूके में नई सरकार के आने के साथ आर्थिक अनिश्चितता बढ़ गई है और ब्रिटेन के मंदी में फंसने की आशंका और ज़्यादा गहरी हो गई है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड में भी गिरावट लगातार बनी हुई है। सर, बैंक ऑफ इंग्लैंड बॉन्ड की खरीद क्यों कर रहा है? अब ब्रिटेन में सब कुछ उल्टा हो गया।
जब कोई सरकार या किसी सरकार का बैंक या केंद्रीय बैंक बॉन्ड की खरीद करता है तो वो दरअसल बाजार में और ज्यादा पैसा उपलब्ध कराता है। एक तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड महंगाई से लड़ रहा था, ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा था, बाजार में मनी सप्लाई या मुद्रा की आपूर्ति रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि महंगाई पर नियंत्रण किया जाए, और अब एकदम पूरा 360 डिग्री पूरा बाजार घूम गया है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती दिख रही है, गहरे संकट की तरफ जाती दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि बाजार में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट यूके गवर्नमेंट के 2 साल के जो बॉन्ड हैं उनके ऊपर 14 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई, 4.3% के आसपास हो गई। 10 साल की जो ब्रिटेन सरकार का बॉन्ड है उस पर बॉन्ड यील्ड 4% से ऊपर पहुंच गई। ऐसी स्थिति में बाजार में कर्ज की या क्रेडिट की गंभीर संकट के संकेत देखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी। अब वो एक हाथ से बाजार में पूंजी छोड़ेगा और दूसरी हाथ से ब्याज दरें बढ़ाएगा, और ऐसा दुनिया के इतिहास में हाल फिलहाल के वर्षों में कम देखा गया है। तो ये दुविधा है बैंक ऑफ इंग्लैंड की, और ये दुविधा आई है वहां की सरकार के फैसले से। और जो नई सरकार आई और सरकार ने जो फैसला लिया उसके बाद मौद्रिक व्यवस्था में, मॉनेटरी सिस्टम में, जहां पर लड़ाई इस बात पर चल रही थी कि अब बाजार में थोड़ी थोड़ी पूंजी की सप्लाई कम की जाए, ब्याज दरें बढ़ाई जाए ताकि लोगों को महंगाई से बचाया जाए, वहां अचानक क्रेडिट क्रंच शुरू हो गया। वहां पर अचानक बाजार में पूंजी की कमी शुरू हो गई, और जब बाजार में क्रेडिट क्रंच होता है और ब्याज दरें अचानक बढ़ना शुरू होती हैं तो बैंकर्स के पास अपनी रणनीतियां बदलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। सर, ये संकट गहरा कितना, अगर यूके के संकट को देखा जाए तो ये वित्तीय संकट कितना गहरा है समझना मुश्किल है, क्योंकि ब्रिटेन की नई सरकार आई और उसने एक ऐसा फैसला लिया जिस फैसले को ना तो बाजार पसंद कर रहा है, ना अर्थशास्त्रियों को समझ में आ रहा है, ना बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वैसे ही दरारें और हलचलें और भूकंप काफी ज्यादा है, इससे और ज्यादा नुकसान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दिख रहा है। पाउंड की गिरावट हमारे सामने है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि वो लोगों को सब्सिडी देगी बिजली दरों में बचाने के लिए, और सब्सिडी के लिए और ज्यादा कर्ज लेगी। ऐसी स्थिति में जबकि बाजार में ब्याज दरें बढ़ रही हूं, सरकारों का ज्यादा कर्ज लेना अच्छी स्ट्रेटजी रणनीति नहीं मानी जाती, और इसीलिए बाजार में अचानक बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ी और बाजार में ब्रिटेन के बाजार में क्रेडिट क्रंच हुआ। ब्रिटेन उन देशों में है जो अपने विदेशी मुद्रा बाजार में दखल नहीं कर सकता बाकी देशों की तरह, क्योंकि ब्रिटेन G7 देशों के उस समूह का हिस्सा है जहां पाउंड कितना भी टूट जाए लेकिन ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड बाजार में दखल करके आगे नहीं आ सकता। इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को दूसरे रास्ते से बॉन्ड मार्केट में दखल करके बाजार में क्रेडिट क्रंच की समस्या दूर करनी पड़ी। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि वो फैसले पर कायम है और वो इस तरीके के आगे कदम और उठाएगी। यहां से यूरोप के देशों में, खासतौर से ब्रिटेन और कई सारे देशों में सरकारी कर्ज को लेकर फिर नए सिरे से लाल अलार्म या लाल बल्ब जलने लगे हैं, क्योंकि अगर सरकारी कर्ज वैसे भी वहां बहुत ज्यादा है, सरकारें वहां काफी बॉन्ड से बोरोइंग करती हैं यूरोप के इंटरनल मार्केट से, और एक सरकार दूसरे सरकार के बॉन्ड में निवेश करती है, और अगर ब्रिटेन की इकोनॉमी में ब्याज दरें एकदम बढ़ना शुरू हो गई और शॉर्टेजेस दिखाई पड़ने लगी तो इसका असर हमें बाकी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखेगा। और बॉन्ड सेलिंग, और दूसरा काम और था कि ब्रिटेन ने इसके साथ ही अपने बॉन्ड बाइंग के कार्यक्रम को भी रोक दिया। जो बॉन्ड्स खरीदना चाहता था, यानी बाजार में मनी सप्लाई कम करना चाहता था, उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो अब यहां स्थिति है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कर रहा है उससे महंगाई और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, जबकि पड़ोस की अर्थव्यवस्थाएं जो कर रही हैं या बाकी यूरोजोन जो आने वाले समय में करने वाला है उससे वहां पर ब्याज दरों में कमी आएगी और महंगाई में कमी की कोशिश की जाएगी। तो ब्रिटेन अब बाकी यूरोप से एक अलग रास्ते पर निकल गया है, और ये एक किस्म का आर्थिक संकट है जो हमें ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। दुनिया में आर्थिक मंदी के आने की आशंका और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से अर्थशास्त्रियों पर किए गए एक सर्वे में 70% अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक मंदी की आशंका जताई है। नेट डेविस रिसर्च की एक रिपोर्ट में तो आर्थिक मंदी की आशंका 98% से ज्यादा दर्ज की गई है। विश्व व्यापार संगठन की डायरेक्टर जनरल ने भी कहा है कि दुनिया तेजी से आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है। सर, मंदी आ गई, अब लगभग ये तय है, सारे बड़े संस्थान मंच से ये बात अब कही जाने लगी कि ये मंदी आ रही है, लेकिन ये मंदी पिछली जो मंदी आई है उनसे किस तरह अलग होगी? जो ताजे आंकड़े हमारे पास हैं वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी OECD के, WTO के और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये सब मान रहे हैं कि यूरोप के देशों में, पूरी दुनिया में और यूरोप के देशों में मंदी की संभावना गहरी है। इस बार 2 महत्वपूर्ण बातें हमें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि इस मंदी की पृष्ठभूमि में पहले से ही एक महत्वपूर्ण सप्लाई शॉर्टेजेस बैठी हुई हैं, यानी ये मंदी
केवल बाजार में ओवर सप्लाई के कारण नहीं आई है, सप्लाई शॉर्टेजेस पहले से बैठी हुई हैं और इसलिए इस मंदी की रोशनी में हमें इन्फ्लेशन ज़्यादा जिद्दी होती दिखाई दे रही है। चाहे अमेरिका के बाजार में देखें, यूरोप के बाजार में देखें, भारत में भी देखें, इतने लंबे अवधि की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भी महंगाई में वो तेज गिरावट हमें नहीं दिखती है जो इससे पहले इस तरीके की परिस्थितियों में दिखाई देती थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो बाजार में पहले से एक खास किस्म की आपका आर्थिक स्लोडाउन यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं में और एशियन अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन के कारण बना हुआ था। यानी कई सारी अर्थव्यवस्थाओं में तात्कालिक कारणों से बेरोजगारी ऊंची थी, बढ़ी हुई थी, क्योंकि जॉब्स नहीं थे, फैक्ट्रीज बंद थी, कामकाज बंद था। इस बीच में ब्याज दरें बढ़ने के बाद जो नया निवेश आने के बाद रोजगारों की नई संभावना बनती दिखाई दे रही थी, वो भी अब कम होती दिखाई दे रही। तो ये महंगाई, ये जो मंदी आ रही है, ये मंदी एक जिद्दी महंगाई के साथ और पहले से बाजार में मौजूद बेरोजगारी के साथ आ रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, जो सबसे बड़ी चुनौती है बैंकर्स के लिए, कि वो ऐसी सिचुएशन में अपने प्रयासों से महंगाई का कितना नुकसान कर पाएंगे तो नहीं पता, लेकिन वो अर्थव्यवस्थाओं का ज्यादा गहरा और बड़ा नुकसान इस बार कर सकते हैं। तो इसलिए काफी दुविधा है दुनिया के आर्थिक बैंकर विशेषज्ञों में भी, विश्लेषकों में भी और बैंकर्स में भी। और फिलहाल हम मार्च से अब सितंबर तक आ गए हैं शुभम, हमें कहीं दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई बहुत सब्सटेंशियल गिरावट नहीं दिखाई दी महंगाई की दर में बहुत बड़ी गिरावट ऐसा लगे कि नहीं ये दवा जो दी गई है ये इलाज कर रही है, ये ऐसा असर होता नहीं दिखाई दे रहा। ना तो हमें क्रूड के मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेज गिरावट दिखती है, ना बड़ी कमोडिटीज मार्केट में दिखती। और दूसरी तरफ शेयर बाजारों में जो वॉलेटिलिटी है, शेयर बाजार जो दोनों तरफ मूव कर रहे हैं, हमने चाहे वो अमेरिका का हो या भारत का शेयर बाजार हो, वो और एक किस्म की अनिश्चितता पैदा करता है। मंदी हो या ग्रोथ, इनका डायरेक्शन सही होना अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छा है, पर हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। मंदी का डायरेक्शन भी पता हो तो निवेशक और उद्योगपति और निवेश करने वाले लोग अपने आप को प्रॉपरली हेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। सर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।